नमस्कार। आज की इस व्याख्यान माला में हमने बात करेंगे चैप्टर नंबर 27 का चौथा भाग, जो 11th और 12th दोनों क्लासों के लिए हैं। हियरिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन, मानव में सुनने की क्रियाविधि। हमने कान की संरचना पढ़ चुके हैं। बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ध्वनि तरंगें बाह्यकर्ण में प्रवेश करती हैं। बाह्यकर्ण के कर्ण पिना भाग से होते हुए ये कर्ण कुहर से गुजर करके कर्णपटय नामक जो टिम्पेनम होता है, कर्णपटय होता है, पर्दा होता है, उस पर्दे से टकराती है और टकराने के बाद में ध्वनि आवेगों में वृद्धि हो जाती है। और ये कर्णपटय वो बाह्यकर्ण और मध्यकर्ण को अलग अलग करता है। कर्णपटय से ध्वनि तरंगें मध्यकर्ण में प्रवेश करती हैं। मध्यकर्ण में मुद्रक, न्यायी और वलयक या मेलियस इनकस और स्टेपिस 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ध्वनि आवेगों को बढ़ा देती है। ज़्यादा मात्रा में जो ध्वनि होती है वो यूस्टेकियन नलिका के माध्यम से ग्रसनी में चली जाती हैं। और इसके बाद में ध्वनि तरंगें प्रवेश करती है अंतःकरण में। अंतःकरण में 2 भाग है। एक तो है कर्णावर्त या कोकलिया। कोकलिया भाग में सुनने की जो प्रोसेस है वो होती हैं, क्योंकि इसके अंदर एंडोलिम्फ पाया जाता है, रोम पाए जाते हैं। रोम पर जैसे ही ध्वनि तरंगें अंदर प्रवेश करती हैं, लसिका द्रव्य घूमता है। घूमते ही जो रोम है उन पर दबाव पड़ता है। रोम को बोलते हैं कोर्टिक अंग। दबाव पड़ता है, विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं। ये विद्युत आवेग न्यूरॉन्स के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। इसी के दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं, वेस्टिबुलाई कहते हैं जिनको, जो शरीर के संतुलन को बनाए रखती हैं। तो ये तो अपने कान की संरचना में देखा। अब हमने बात करते हैं कि सुनने की क्रियाविधि एक आउटलाइन के माध्यम से अपने बात करते हैं। सबसे पहले ध्वनि तरंगें हैं। ध्वनि तरंगें ये कर्णपलो है, इसमें प्रवेश कर रही है। कर्णपलो से ये कर्ण कुहर, ये जो ऑडिटरी कैनाल है, इसके अंदर प्रवेश करेगी। ऑडिटरी कैनाल के माध्यम से ये कर्णपटय से टकराएगी। ये पर्दा है बीच का, ये कर्णपटय पर्दा है। ऑडिटरी कैनाल बाह्य कर्ण कुहर बोलते हैं इसको। और ये किससे टकराएगी? बाद में कर्णपटय से टकराएगी। कर्णपटय से टकराने के बाद ये मध्यकर्ण में प्रवेश करती है। मध्यकर्ण में ये हड्डियां दिखाई गई है, मुद्रक, न्यायी और वलयक, यानी मेलियस इनकस और स्टेपिस 3 हड्डियां। और इधर ये यूस्टेकियन नलिका दिखाई जा रही है। अतिरिक्त मात्रा में जो ध्वनि होती है यूस्टेकियन नलिका के अंदर चली जाती है। तो ये मध्यकर्ण का पार्ट हो गया। तो सबसे पहले ध्वनि तरंगें बाह्य कर्ण कुहर से होते हुए कर्णपटय से टकराएगी। कर्णपटय से मध्यकर्ण में जाएगी। मध्यकर्ण में ध्वनि आवेग में वृद्धि होती है, ज़्यादा मात्रा में ध्वनि होती है तो यूस्टेकियन नलिका में चली जाती है। इसके बाद में ये प्रवेश करती हैं किससे के अंदर? अंतःकरण में। अंतःकरण के अंदर ध्वनि तरंगें, अंतःकरण के मैंने 2 भाग बताए। एक तो कर्णावर्त या कोकलिया, जो सुनने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अंदर कितने चक्कर होते हैं? 2 सही 3/4, यानी 3.25 चक्कर घूमी हुई है। और उसके अंदर नलिकाओं के अंदर क्या भरा रहता है? एंडोलिम्फ। जैसे ही ध्वनि तरंगें जाकर अंदर प्रवेश करती है, एंडोलिम्फ घूमता है। घूमते ही उसके अंदर जो रोम होते हैं, उस रोम के अंदर आवेग उत्पन्न होता है। रोम पर दबाव पड़ता है और आवेग उत्पन्न होता है। और ये आवेग तंत्रिकाओं के माध्यम से, विद्युत संकेतों के माध्यम से और मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ जो अर्धवर्ताकार नलिकाएं हैं वो शरीर के संतुलन बनाए रखने का कार्य करती हैं। तो सुनने की क्रियाविधि मानव के अंदर इस प्रकार संपन्न होती है। मानव का कर्ण 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। और 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि शोर कहलाती है। अत्यधिक ध्वनि में ऊर्जा होती है। अत्यधिक तेज ध्वनि से कानों के पर्दे फट जाते हैं। इस कारण ध्वनि में ऊर्जा होती है। पटाखे की आवाज़ या फिर रेलगाड़ी का हॉर्न, जो भी है, ध्वनि प्रदूषण करते हैं। तो जिसके कारण और कान का पर्दा फट जाने से शरीर में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निद्रा, कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं।
तो ये तो है सुनने की क्रिया विधि कि मानव सुनता कैसे है। सबसे पहले ध्वनि तरंगे बाह्य कर्ण कुहर के माध्यम से मध्य कर्णपटल से टकराती हैं, यानी कर्णपलोय में प्रवेश की, फिर कर्ण कुहर के माध्यम से होते हुए कर्णपटल से टकराई, कर्णपटल से किस में गई, मध्य कर्ण में। मध्य कर्ण में ध्वनि आवेग में वृद्धि होगी, अंतःकरण में प्रवेश करेगी, अंतःकरण में कोक्लिया भाग में विद्युत आवेग उत्पन्न होंगे और मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाएगी। अब एक काम और है, कान का केवल सुनना ही नहीं, शरीर का संतुलन बनाए रखना भी कार्य है। देह संतुलन का बोध, स्थितिक संतुलन। अब शरीर की ऊर्ध्व स्थिति अथवा झुकने पर अर्धवर्ताकार नलिकाओं के भीतर जो द्रव्य भरा हुआ होता है वो गति करने लगता है। ये अर्धवर्ताकार नलिकाएं विभिन्न समतलों में व्यवस्थित होती हैं और इनमें उपस्थित पक्षमाप जो है वो गति को ग्रहण करते हैं, जो आवेग श्रवण तंत्रिका तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे शरीर का संतुलन बना रहता है। तो ये कान जो है सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना दोनों कार्य करते हैं। गति करते समय संतुलन भी बनाए रखता है और गुरुत्व के कारण संतुलन भी बनाए रखता है। गति करते समय क्या होता है, यूट्रिकुल्स और सेकुलस गति संतुलन का बोध कराते हैं। शरीर जब गति कर रहा होता है या गति हो रही होती है तब एंडोलिम्फ में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट के बारीक कण संवेदी रोमों के दबाने लगती है और ये आवेग तंत्रिका तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब कान से संबंधित रोग भी होते हैं, बहरा हो जाता है आदमी, तो लेम्ब्रिनीथाइसाइसिस विषाणु संक्रमण के कारण स्थायी बहरापन बोलते हैं। और एक मेनोएर्स रोग होता है जिसमें कान में घंटी बजने की आवाज़ आती है और एक कर्णशोथ सूजन आ जाती है कान में, कर्णशोथ। कर्णशोथ के कारण कान बहने लगता है, मवाद आती हैं, कान में दर्द होता है, कर्णपटल का पर्दा फट जाता है, छिद्र हो जाता है, ये सभी क्रियाएं। तो हमने मानव शरीर में संवेदी अंग के रूप में आँख और कान दोनों की विस्तार से चर्चा की। डियर फ्रेंड्स, त्वचा की चर्चा अपने एक त्वचा का पूरा चैप्टर था उसमें कर चुके हैं और इसके अलावा जीवा की चर्चा अपने पाचन तंत्र में कर चुके हैं। फिर भी मैं जीवा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जीवा पर स्वाद का बोध होता है और नाक के द्वारा गंध का बोध होता है। तो गंध और स्वाद दोनों को सम्मिलित रूप से रासायनिक संवेदांग भी कहते हैं। संवाद की संवेदना पदार्थ सीधे संवाद कलिकाओं जीवा पर पाई जाती है। जीवा पर क्या है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है तो स्वाद का मालूम करती हैं। जैसे आगे की तरफ मीठा, पीछे की तरफ कड़वा हैं, दोनों साइडों में नमकीन, ये स्वाद कलिकाएं हैं जो तुरंत सूचना को कहाँ पहुँचाती हैं, तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। और गंध का ज्ञान नाक की जो स्निडेरियन झिल्ली है उसके संपर्क में आने से होता है। रसायन के अणु हवा द्वारा श्वास के साथ भीतर जाते हैं और नाक की संवेदी एपिथेलियम उद्दीपित होती है, गंध का ज्ञान होता है। त्वचा द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। तो ये सभी क्रियाएं हमारे ज्ञानेंद्रिय द्वारा संपन्न की जाती हैं। तो हमने आँख और कान दोनों की विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में अपने चर्चा करेंगे केवल 12वीं क्लास के लिए मानव में जनन तंत्र, क्योंकि 11वीं क्लास का सिलेबस इस वर्ष चेंज होने जा रहा है और चेंज होने पर उसमें जनन तंत्र का टॉपिक नहीं है। जनन तंत्र का टॉपिक जब वो अगली क्लास में 12वीं में होंगे तो तीसरा चैप्टर उनको मिलेगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी यानी अगले सेशन में 2021-22 का जो सेशन होगा उसमें एनसीईआरटी में तीसरा जो चैप्टर है वो मिलेगा जनन तंत्र का। यानी 11वीं वाले जो 12वीं में होंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी 12वीं क्लास में हैं, जो विद्यार्थी अभी 12वीं क्लास में हैं उनके जनन तंत्र का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जनन तंत्र एक टॉपिक है।
एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है, उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और 11वीं क्लास के NCERT की एनिमल फिजियोलॉजी की यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 12वीं क्लास का एक चैप्टर बचा है, उनकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।